नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और संशोधन। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इंडियन पॉलिटी किसी एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपका पूरे संविधान का जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और संशोधन है उनका रिवीजन हो जाएगा। अनुसूचियों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो कंटेंट बहुत अच्छा है, उसकी चिंता मत करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकती है। भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, वो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, जितने भी आपकी ये चैप्टर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन चैप्टर्स के बारे में जानते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ आप ऐसे ही कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक शामिल है और उसका कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक उसका विस्तार है। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, जैसे नगर निगम हो गया। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय एक अनुच्छेद 13 जोड़ा गया और उसमें लिखा गया वे ऐसे प्रावधान जो मूल अधिकारों को घटाएंगे या उनको अल्पीकरण करेंगे या उनके खिलाफ होंगे तो वो सारे कानून विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, लेकिन इनमें संशोधन कर करके आरक्षण को विभिन्न प्रकार से लागू किया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत और इसका किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध है। तो अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 बस आप इतना याद रखिएगा, छुआछूत का अंत ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपाधियों का अंत, जैसे डॉक्टर, आप पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर की उपाधि आपको मिलती है, तो वो सारी उपाधियों का छोड़कर शिक्षा और सेना से जुड़ी हुई बाकी सबका अंत कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा का। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपके कोई मूल अधिकार हनन होते हैं तो आप उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के द्वारा। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39A कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देश। अनुच्छेद 44 महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान।
अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 एक कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम बात करेंगे भाग 4A की, जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A में वर्णित है कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 10 थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे भाग 5 की, संघ द यूनियन। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बहुत ही सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन होगा, जो राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ स्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसका परामर्श माने। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने छठे भाग की तरफ, राज्य द स्टेट्स। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन की बात करता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 213 कहता है कि विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति। जैसे अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, वैसे अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 से जुड़ी हुई एक और बात है कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भाग 8 की बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज। भाग 7 निरसित हो चुका है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। भाग 9 और भाग 9A पंचायतें और नगरपालिकाएं। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा की शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन की बात करता है।
अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की बात करता है। जितने भी पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निकाय चुनाव होते हैं, उनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन की बात करता है और अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति की बात करता है। अब हम बात करेंगे भाग 11 की, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होंगी। जिन विषयों पर स्पष्टता नहीं है, उनकी शक्तियां, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां संसद के पास होंगी। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय कैसे होगा, उसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे भाग 12 की, जहां पर वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद से जुड़े हुए प्रावधान देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 266 बताता है कि भारत की एक संचित निधि होगी। तो ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 279 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले ये एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन आपका ये अब एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में वर्णित है। आप संक्षिप्त में इस प्रकार समझ सकते हैं, बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और देखा जाए तो सारे अनुच्छेद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आज लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया कर लीजिए ना, मुफ्त में होता है। आपका एक सहयोग, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। आपके लिए निरंतर नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट लाकर आपका सहयोग करने का मन करता है जब आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 14 की, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। जैसे सेंट्रल में आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है, वैसे राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन की बात करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 18 वर्ष चुनाव वोट देने की न्यूनतम आयु होती है और 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। अब हम बात करेंगे भाग 17 की, जिसमें राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अब हम बात करेंगे भाग 18 की, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर। अनुच्छेद 356 बात करता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की। अब हम बात करेंगे भाग 20 की, संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात करता है। भाग 21 की अगर बात करें तो अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 370 अब निष्क्रिय हो गया है, जम्मू कश्मीर के लिए संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता था। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन की, मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। आपका सहयोग हमारे लिए ऊर्जा है।
जो पहला संशोधन है वो 1951 में होता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के नए आधार जोड़े गए। भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 7वां संशोधन 1956, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। 24वां संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार देता है। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पहले एक 35वां संशोधन होता है, उसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया जाता है। 42वां संशोधन 1976, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और 10 मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बनाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया जाता है। 52वां संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून लेके आता है और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 61वां संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया। 73वां संशोधन 1992, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संशोधन 1992, शहरी स्थानीय निकायों नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 91वां संशोधन 2003, केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्यों के 15% तक सीमित किया गया। 92वां संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 97वां संशोधन 2011, सहकारी समितियों कोऑपरेटिव को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 100वां संशोधन 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से जुड़ा हुआ है। 101वां संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया। 102वां संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन 2020, लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 105वां संशोधन 2021, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों को शक्ति बहाल की गई। एक और आता है 106वां संशोधन 2023, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम होता है और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात करता है। संविधान की अनुसूचियों की अगर बात करें तो पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी हुई है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से जुड़ी हुई है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का विभाजन करती है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की बात करती है। संविधान जब लागू हुआ तो 24 इस सूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में समय समय पर संशोधन के द्वारा वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। नौवीं अनुसूची की अगर बात करें, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध करती है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करती है। इसमें टोटल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करती है और यहाँ पर 18 विषय देखने को मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके संविधान की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारती मामला 1973 ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मिनर्वा मिल्स मामला ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर जोर दिया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेषज्ञ हों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान को लागू होने के समय मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो ये आपको 159 बिंदुओं में आपको ये संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सभी अनुसूचियां और संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, इसके अलावा अन्य तथ्यों को बताया गया है, वो कितने आपको अच्छे लगे, उनकी कितने आपको आते थे। कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।